डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस पे हम पहले जान लेते हैं कि पारदर्शी और अपारदर्शी क्या होता है। तो यदि कोई पदार्थ पारदर्शी है तो वह एक ओर से दूसरी ओर दिखाई देगा। यदि कोई पदार्थ अपारदर्शी है तो वह एक ओर से दूसरी ओर दिखाई नहीं देगा। ठीक। तो और यह भी जान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कोई पारदर्शी प्लेट है। तो इस पारदर्शी प्लेट पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो जो ये इस प्लेट से बाहर प्रकाश निकलती है वह सीधा न जाकर बल्कि अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। और यही घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पृष्ठ है और यह पृष्ठ कैसा है? पारदर्शी पृष्ठ। अब पारदर्शी पृष्ठ है इसलिए इसको हम कहेंगे अपवर्तक। ठीक ना, कि अपवर्तन की प्रक्रिया इसी पृष्ठ से होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जब प्रकाश किरण दो पारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाली तल पर तिरक पड़ती है। यह मान लेते हैं प्रकाश किरण है, यह इस तल पर तिरक पड़ रही है और यह तल क्या कर रहा है? माध्यम एक और माध्यम दो को पृथक पृथक मतलब अलग कर रहा है। तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने पूर्व मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं। तो देखिए जब यह प्रकाश किरण इस पारदर्शी प्लेट से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जाना तो इसे डाट डाट सीधा चाहिए था, लेकिन सीधा न जाके अपने मार्ग से क्या हो गया? विचलित हो गया। ठीक ना। तो लिखेंगे प्रकाश किरण को दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पूर्व मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए यह मान लेते हैं माध्यम एक है और यह मान लेते हैं माध्यम दो है और यह मान लेते हैं पारदर्शी प्लेट है। पारदर्शी प्लेट है तो आर पार दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम यह सीधी रेखा अभिलंब मान लेते हैं। तो जब प्रकाश किरण इस माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। तो ध्यान सुनिए, फिर से देखिए, यह मान लेते हैं कोई प्लेट है, यह पारदर्शी प्लेट है और इस पारदर्शी प्लेट पर एक खींची गई सीधी रेखा है जिसे अभिलंब कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी प्लेट पर तिरक पड़ती है तो इस प्लेट से जो प्रकाश किरण दूसरी ओर पहुंचती है वह सीधा न जाके बल्कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न हो। जैसे बैगनी रंग के लिए प्रकाश की चाल अलग होती है, लाल रंग के लिए प्रकाश की चाल अलग होती है। तो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना अपवर्तन का क्या है? मुख्य कारण है। ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कि अपवर्तन संबंधी कुछ परिभाषाएं। तो पहले समझते हैं यहाँ से। तो देखिए इस तल से अपवर्तन की प्रक्रिया हो रही है इसलिए इस तल को हम कहेंगे अपवर्तक तल। और अपवर्तक तल पर एक सीधी रेखा खींची गई है अभिलंबवत। इस तल को हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। और अपवर्तक तल पर आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण और जो निर्गत किरण मतलब जाने वाली किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण आई और अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण अपवर्तन कोण आर। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि जो पारदर्शी तल दोनों माध्यमों को अलग अलग करती है उस तल को अपवर्तक तल कहते हैं। अपवर्तक तल पर खींची गई सीधी रेखा, जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, देखते हुए चलेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहले यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो पारदर्शी तल दोनों माध्यम को अलग करती है उस तल को अपवर्तक तल। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है माध्यम एक और यहाँ पर है माध्यम
दो माध्यम हो गए। और इस दोनों माध्यम को अलग करने के लिए हम एक पारदर्शी प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? पारदर्शी प्लेट। और इसी पारदर्शी प्लेट को हम कहेंगे अपवर्तक तल। क्यों? क्योंकि यह पारदर्शी प्लेट एक और दो को क्या कर रहा है? अलग अलग। तो जो पारदर्शी तल दोनों माध्यमों को अलग करता है उस तल को अपवर्तक तल कहते हैं। अब आगे देखिए क्या कर रहा है कि इसी अपवर्तक तल पर एक लंबवत रेखा खींची होती है जिसे अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि अपवर्तक तल पर खींची गई लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब। अपवर्तक तल पर खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। अब आगे देखिए क्या कर रहा है कि जो प्रकाश किरण, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह प्रकाश किरण आ रही है तल के समीप। तो जो प्रकाश किरण, यहाँ पर देखिए लिखा है, जो प्रकाश किरण अपवर्तक तल के समीप आती है उस किरण को आपतित किरण, तथा जो किरण प्रकाश किरण अपवर्तक तल से दूर जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण क्या हो रही है? अपवर्तक तल के समीप आ रही है, इसलिए इसको कहेंगे कौन सा किरण? आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक ना। और यह प्रकाश किरण अपवर्तक तल से दूर जा रही है, इसलिए इसको कहेंगे हम कौन सा? अपवर्तित किरण। ठीक। और यह बात ध्यान रखिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है या मुड़ जाता है। और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब से दूर भागता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं यह तल है और यह अपवर्तक तल है। यहाँ पर हम मान लेते हैं अभिलंब है और यह जो है वह मान लेते हैं पहले विरल माध्यम है और यहाँ पर मान लेते हैं यह कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। तो यहाँ पर प्रकाश किरण आ रही है तो प्रकाश किरण विरल से किस में जा रही है? सघन में। तो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखिए जाना चाहिए सीधे लेकिन अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई। और उल्टा कर देंगे, यहाँ पर प्रकाश किरण है, यह अभिलंब हो गया, मान लेते हैं यह सघन है और यह क्या हो गया? विरल। तो अब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन माध्यम में से किस में जा रही है? विरल माध्यम। तो अभिलंब से क्या होगी? दूर जाएगी। ठीक। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम के बारे में कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो देखिए अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखिए यहाँ पर अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम। ठीक। जैसे देखिए कि यह हम मान लेते हैं कि यह कोई पारदर्शी तल है। इस तल को हम कौन सा तल कहेंगे? पारदर्शी तल। या फिर पारदर्शी तल को हम कह सकते हैं कि अपवर्तक तल। यह मान लेते हैं कोई अपवर्तक तल है और इस अपवर्तक तल पर एक रेखा खींची गई है। यहाँ पर यह रेखा है, यह अभिलंबवत है इसलिए इसे हम अभिलंब कहेंगे। ठीक। तो जो प्रकाश किरण इस तल के समीप आती है उसे आपतित किरण कहते हैं और जो प्रकाश किरण तल से दूर जाती है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ बना कोण अपवर्तन कोण, जिसको किसे कहते हैं? आर से। तो अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। तो पहला क्या कर रहा है कि आपतित किरण, यह जो प्रकाश किरण आ रही है इसको कहेंगे आपतित किरण। अपवर्तित किरण, यह जो प्रकाश किरण जा रही है इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु, यह इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं जिसको हम O से दर्शाते हैं। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है कि एक वर्णीय मतलब एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात सदैव नियत रहता है। और अनुपात मतलब बटा। आपतन कोण की ज्या तो आपतन कोण मतलब साइन आई
और अपवर्तन कोण की जा, इसका मतलब साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है और उसी नियतांक को हम यन कहते हैं जो माध्यम का क्या होता है अपवर्तनांक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अर्थात n बराबर साइन आई बटे कितना साइन आर, जहाँ यन माध्यम का क्या है अपवर्तनांक है और इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट पॉइंट ध्यान सुनिएगा कि एक सूत्र होता है कि v बराबर सी के बटे यन, जहाँ यन क्या है अपवर्तनांक। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि देखिए c क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मान तो नियत रहेगा, तो इसका मतलब यदि n का मान बढ़ाएंगे तो v का मान घटेगा और n का मान घटाएंगे तो v का मान बढ़ेगा। तो सूत्र इससे स्पष्ट है कि n अपवर्तनांक का मान बढ़ाने पर प्रकाश की चाल क्या होती है कम हो जाती है। और ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर हमें सूत्र एक मिला है कि v बराबर सी के बट्टे यन, तो n का मान निकालेंगे तो इसका स्थान पे इसको और इसके स्थान पे इसको कर दे तो n बराबर हो गया सी के बट्टे v। c क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर भी क्या है यह भी चाल है तो इसका मात्रक भी हो गया मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया कैंसिल। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक n का कोई मात्रक नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कैसे पता, क्योंकि जब हम कोई प्रिज्म लेते हैं और प्रिज्म से हम सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं तो देखा जाता है कि लाल रंग का प्रकाश जो होता है वह सबसे ऊपर होता है और बैंगनी रंग का प्रकाश जो होता है वह सबसे नीचे होता है। यह ऊपर कौन सा कलर होता है लाल, और यह नीचे कौन सा कलर होता है बैंगनी। तो सबसे ऊपर लाल है तो यह कम विचलित हुआ, तो इसका मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक कम है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या है अधिक है। अब बताइए लाल रंग के लिए यन का मान कम, जिसके लिए यन का मान कम होगा उसके लिए भी का मान क्या होगा अधिक। तो हमारे कहने का मतलब है कि लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण लाल रंग के प्रकाश की चाल अधिक होती है तथा बैंगनी रंग के अपवर्तनांक अधिक होने के कारण बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। कैसे पता कि किसका अपवर्तनांक कम किसका अपवर्तनांक अधिक है, यहाँ पर देखिए प्रिज्म से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो बैंगनी रंग अधिक विचलित होता है। अब बैंगनी रंग अधिक विचलित होता है जिससे यह पता चलता है कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक है, और लाल रंग कम विचलित होता है जिससे यह पता चलता है कि लाल रंग का अपवर्तनांक क्या है कम है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अतः सूत्र v बराबर सी बटे n से स्पष्ट है कि लाल रंग के प्रकाश की चाल अधिक, क्योंकि n का मान कम है तो v का मान अधिक, और बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होगी।